भू कानून उल्लंघन पर बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज, 6 मामलों में सरकार ने जब्त की जमीन। उत्तराखंड में 105 साल से स्टोर रूम में कैद भगवान, लोगों को 65 से अधिक मूर्तियों और शिवलिंग के दर्शन का इंतजार। उत्तराखंड में बारिश से बढ़ी ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू, मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ाएगी परेशानी। उत्तराखंड में सड़क किनारे लगेंगे क्रश बैरियर, 3 बड़े हादसों का कारण बना क्रश बैरियर का ना होना, 3 महीने में 46 जान गई। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव, बीजेपी ने जारी किया 5 साल का विजन, सीएम बोले प्रदेश में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। तो चलिए रुक करेंगे फिलहाल देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। 4 धाम प्राधिकरण की व्यवस्थाओं पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा के संचालन को लेकर मंथन जारी है और उन्होंने बताया कि धामों की कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार यात्रियों को भेजा जाएगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए शासन स्तर पर बैठकों का आयोजन हो रहा है और जल्द ही वह स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक विशेष आरक्षित ट्रेन शुरू हो गई है। इस ट्रेन में 1200 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 2 सामान्य, 12 स्लीपर और एक एसी थर्ड और सेकंड कोच होगी। ये ट्रेन 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 23 फरवरी को देहरादून से सुबह 8:10 पर रवाना होकर फाफामऊ पहुंचेगी, जबकि वापसी 19, 22, 25 जनवरी और 10, 17, 24 फरवरी को सुबह 6:30 बजे होगी। ट्रेन का पूरा सफर 733 किलोमीटर का होगा। यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये देहरादून से भी एक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में, देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए। और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फाफामऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे करीब 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये है 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से, देहरादून से 6 ट्रिप है आपके। इनकी डेट्स हैं कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने की हैं और वैसे ही 6 ट्रिप वापसी की भी हैं। जनवरी में है आपके 19 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, इन 3 दिन वहाँ से भी आएगी। और फरवरी में 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने के, 6 ट्रिप आने के। इसमें किराया बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखिए, एक तो ये देख लीजिए कोच कंपोजिशन, इसमें रहेंगे टोटल 18 गाड़ियाँ रहेंगी, जिसमें कि आपका एक तो रहेगा इसमें आपका एसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में इस बार देहरादून की फूलचंद नारी शिल्पा कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें प्रीति का चयन हुआ है और एक अन्य बच्चे का चयन भी किया जाएगा। देखिए, ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो
लगभग 23% के आसपास है और इसमें गत वर्ष 11% था ये और बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूँकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था। और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था, तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था। और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है, जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। इसके लिए हमारे स्टेट लेवल पे कमिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है और वो जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है या उन्होंने जो भी उसमें अपना क्वेश्चनियर प्रस्तुत किया है उसके आधार पर असेसमेंट करेंगे और फिर चयन करके जो है अंतिम जो भी छात्र छात्रा जिसका चयन होगा उसका नाम जो है अंतिम अतिथि को वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा ने अपने गृह क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं, जिसका परिणाम यह है कि जनता से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर वह फिर से चुनाव जीतते हैं तो जनता की सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। राजीव शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा इस क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं किए गए हैं और कांग्रेस के नेता उनके आसपास भी नहीं दिखाई देते। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा और अब उन्हीं कार्यों के आधार पर आगामी चुनाव में वोट मांगने की बात कही। नवोदय नगर चले जाओ, आप सुभाष नगर चले जाओ, आप रामधाम में हो, आप जहाँ यहाँ खड़े हैं शिवालिक नगर में हो, टेरी विस्थापित में हो, आप जहाँ भी जाओगे, आप लोगों ने अगर 6 साल पहले इस नगर पालिका क्षेत्र को कवर किया होगा, उस समय कोई फुटेज हो, वीडियो हो तो आप डालना, आप लोग कहीं सड़क नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हमारा ये न्यू शिवालिक नगर है, वार्ड नंबर 5 है, एक सड़क बनी है। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में आपको चमचमाती सड़कें, जगमगाती हुई लाइटें, ये हाई मास्क लाइट जो हमारे ठीक पीछे ऐसी 45 से ज़्यादा हाई मास्क लाइट, सब कुछ आपको चारों तरफ भव्य दिव्य साफ सुंदर स्वच्छ दिखाई देगा। और इस काम की वजह से ये काम बोल रहा है, लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है और उनके आशीर्वाद से 23 तारीख को हमारे 13 के 13 सभासद और अध्यक्ष के रूप में मैं, हम सब भारी मतों से जीतने वाले हैं। 25 तारीख को मतगणना होगी, इस समय तक सब आपके सामने आ जाएगा। भाजपा द्वारा हरिद्वार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई चौराहों पर सुझाव पेटियां रखी गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लव शर्मा ने बताया कि इन पेटियों के माध्यम से पार्टी लोगों की राय और शिकायतें जान रही है ताकि जनता से जुड़ा जा सके। उनका कहना है कि लोगों की शिकायतों को दूर किया जाएगा और उनके सुझावों पर काम भी किया जाएगा। आज सुझाव पत्र क्या इसके क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाला दल है और ये किसी से छिपा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी के चुनाव घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, उसके संबंध में शहर के लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रमुख चौराहों पर ये पेटिका रखी है, जिसके अंतर्गत आम जनमानस से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर समाज के बुद्धिजीवी लोग, तरह तरह के व्यक्तियों ने आज अपने सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार नगर निगम हमारा होना चाहिए, क्या हमारी उसकी आवश्यकता है, क्या मूलभूत सुविधा उसमें जुड़नी चाहिए और किस प्रकार हम अपना हरिद्वार नगर निगम होना चाहिए। इस तरह का सुझाव आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है और मैं समझता नहीं कि शायद आप भी सारी हरिद्वार में आप बाइट लेते हैं, जो आप सारा चीज़ें देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि शायद आपको भी कहीं संज्ञान में ऐसा आया होगा किसी राजनीतिक दल ने इस तरफ कदम बढ़ाया। नगर निकाय चुनाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वे अपने मत से चुनाव परिणाम पर बड़ा असर डालते हैं। हमारी संवाददाता किरण रावत ने युवाओं से बातचीत की और पूछा कि इस बार वे किस आधार पर अपने वोट का चयन करेंगे। युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दी, जैसे कि स्थानीय विकास, स्वच्छता, रोजगार और शिक्षा की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका मानना है कि चुनावों में उम्मीदवार की नीयत और उनके द्वारा किए गए वादों को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूँ किरण रावत और आप देख रहे हैं खबर भारत। जैसा कि प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्षद प्रत्याशी वोट बैंक निभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 94 और 95 जहाँ की क्षेत्रीय जनता हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल को लेकर क्या कुछ उनकी सोच है। तो होने जा रहा है सर, क्या कुछ जैसे चुनावी माहौल है तो क्या लगता है आपको, अगर पार्षद के रूप में आप किसे देख रहे हैं? प्रदीप रावत को 95 से हम पार्षद के रूप में देखते हैं और जीतू भाई जितने को 94 से हम पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं और जो योग्य भी हैं और बहुत सुंदर भी हैं और अच्छा भी काम करेंगे। ये बीजेपी की अपेक्षा ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। ये एक पार्टी एक काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे कि सबके साथ सबका विकास, सबका साथ काम करने वाले लोग। इस बार लोगों के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं सर? लोगों के मुद्दे आम मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई और रोजगार, दाना पाना, खाने क्या खाएगा, घरेलू महिलाएं हैं, खाना पीना क्या है, गैस सिलेंडर इतने महंगे, महंगाई इतनी है, समाज के बीच में चलना मुश्किल है। जो छोटे तबके के लोग हैं उनको जो आगे जो है अपना रोजी रोटी कैसे चलें, सुबह का शाम को कैसे खाएं, ये हर चीज़ की समस्या आज लोगों के बीच में आ रही है। और हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पर जल्दी से जल्दी कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बने और छोटे चुनाव में कांग्रेस जीते। आगे भी हम लोग तैयारी करके और लोगों के साथ देंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हर समय लोगों के साथ तत्पर खड़े रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी सोच है। सर, इस बार क्या लगता है आपको कि पार्षद के रूप में आप किसे देख रहे हैं? मैं निश्चित तौर पे वार्ड 95 से प्रदीप सिंह रावत जी, जो हमारे उच्च शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू छात्र, राजनीति से ही सक्रिय रहे हैं और आज पार्षद के रूप में एक राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पे जो आम जनमानस है, पुराने जो यहाँ पे पार्षद थे जिनका अपना चुनावी मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा था, मगर वर्तमान में जो स्थिति, जो हालात है वो दर बदर है। अगर देखी जाए जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती है एक पार्षद के प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वह उन्होंने अपने कार्य या अपने मैनिफेस्टो पे खड़े नहीं उतरे। इसलिए मुझे लगता है कि जनता का इस बार जो रुख है वो पूर्ण रूप से परिवर्तन की ओर है और निश्चित तौर पे प्रदीप सिंह रावत इस बार वार्ड नंबर 95 से जीत की ओर अग्रसर रहेंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं प्रदीप सिंह रावत को। धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी सोच है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस बार जो महापौर कांग्रेस के प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी हमारे वीरेंद्र पोखरियाल जी हैं, वह एक अभूतपूर्व कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे मत अनुसार वह एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो राष्ट्र की संरचना एवं संरक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। मैं भी एक राज्य आंदोलनकारी का पुत्र हूँ, मैं भी लॉ का एक छात्र हूँ, मुझे निरंतर कोर्ट में या कॉलेज जाना पड़ता है, परंतु जब मैंने सुना कि वीरेंद्र पोखरियाल जी कांग्रेस के महापौर महानगर के मेयर प्रत्याशी हैं, तो मैंने अपना सारा काम छोड़ा और वीरेंद्र पोखरियाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सोचा। ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले राष्ट्र को बनाने की लड़ाई लड़ी थी, अब इस राष्ट्र की, इस राज्य की ये हालत एवं दुर्गति हो चुकी है, अब हमें इस राष्ट्र को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम सब युवाओं का साथ इन्हें मिल रहा है क्योंकि ये लड़े थे इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। परंतु 15 साल सत्ता के मद में चूर व्यक्ति, 15 साल से जो सत्ता के मद में चूर व्यक्ति हैं, उन सब की एक आपको बात बताना चाहता हूँ, महंगाई अपने चरम पर हो चुकी है। आज के टाइम पे हम युवाओं का वो हाल हो चुका है कि प्यास लगे तो दूध पियो, दूध में पानी मिलता है। जिस राम के नाम पे इन्होंने वोट लिया, उस राम के मंदिर में ही नकली घी का दिया जलता है। ये सब बातों को ये भूल गए। अरे हम युवा, आप बाहर जाइए यहाँ से, आपको सड़कों से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेंगी, गाड़ियों से ज़्यादा धूल दिखेगी और धूल से ज़्यादा बेरोजगार दिखेंगे। यह समाज की हालत हो चुकी है और यह परिवर्तन का कैंडिडेट है, यह हम सब का कैंडिडेट है, हम युवाओं का कैंडिडेट है, हमारे पिता तुल्य व्यक्तियों का कैंडिडेट है, यह हम सब का कैंडिडेट है। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे इस राज्य को बचाने की लड़ाई। हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, कौमिक मतभेदता हमारे बीच में। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 94 और 95 की क्षेत्रीय जनता जो बीजेपी के कार्यकाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस बार वो बदलाव चाहती है और उनका कहना है कि इस बार मेयर हो चाहे फिर वो पार्षद प्रत्याशी हो, वो कांग्रेस से हो। तो चलिए अब किस तरह की स्थिति रहेगी ये 25 तारीख को साफ हो जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर भारत।
भाजपा द्वारा हरिद्वार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जगह जगह पर भाजपा के लोग जाकर जागरूकता कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि चौराहों पर सुझाव पेटियां भी रखी गई हैं और जिससे भाजपा ये जानने की कोशिश करना चाह रही है कि आखिर जनता क्या कुछ उम्मीदें रखती है भाजपा के उम्मीदवारों से इस चुनाव में, और क्या जनता की उम्मीद पर ये उम्मीदवार खरे उतर पाएंगे कि नहीं। और भाजपा की ये एक अनोखी पहल है जिसके तहत वो जनता की क्या कुछ सुझाव हैं और जनता की क्या कुछ मांगे हैं वो जानना चाहती हैं। आज सुझाव पत्र क्या इसके क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाला दल है और ये किसी से छिपा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी के चुनाव घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, उसके संबंध में शहर के लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रमुख चौराहों पर ये पेटिका रखी है, जिसके अंतर्गत आम जनमानस से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर समाज के बुद्धिजीवी लोग, तरह तरह के व्यक्तियों ने आज अपने सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार नगर निगम हमारा होना चाहिए, क्या हमारी उसकी आवश्यकता है, क्या मूलभूत सुविधा उसमें जुड़नी चाहिए और किस प्रकार हम अपना हरिद्वार नगर निगम होना चाहिए। इस तरह का सुझाव आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है और मैं समझता नहीं कि शायद आप भी सारी हरिद्वार में आप बाइट लेते हैं, जो आप सारा चीज़ें देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि शायद आपको भी कहीं संज्ञान में ऐसा आया होगा किसी राजनीतिक दल ने इस तरफ कदम बढ़ाया। फिर एक बार पहाड़ों में अचानक मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। औली श्री बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब, श्री भविष्य बद्री धाम, नीति मना घाटी और जोशीमठ नगर के आसपास के इलाके इस समय पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। बर्फबारी और बारिश के बाद अब पहाड़ों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण इलाकों में लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ औली में सैकड़ों सैलानी ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ये दृश्य वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, जहां पर्यटक बर्फबारी के बीच प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई और यह ठंड का असर अब पूरी तरह से महसूस किया जा रहा है। मुनि की रेती नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी बीना जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 बीघा नया पुल के निकट पहुंचे। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीना जोशी की जीत क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार का महत्व बताया और कहा कि जब भी बीना जोशी उसके पास क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आएंगी तो उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की है और भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने नकल कानून, भू कानून और धर्मांतरण कानून जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो राज्य की संस्कृति और सुरक्षा को मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि अगर वे विकास चाहते हैं तो भाजपा के कमल को वोट दें, क्योंकि अन्य चुनाव चिन्ह केवल वोट खराब करेंगे। एक सांस्कृतिक धरोहर का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। बहन बीना जी ने कहा, जो आप सबकी बहू भी है, यहीं की बेटी भी है, विनीता जी, जो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और ये जो जन सेवा के लिए जरूरी होता है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, उन सारे मानकों को ये पूरा करती हैं। और ये हमारी भी प्राथमिकता रहेगी कि कभी भी ये हमारे पास किसी भी काम के लिए आएंगी, आपके क्षेत्र से संबंधित किसी समस्या के लिए आएंगी, किसी विकास के काम के लिए आएंगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपके विश्वास पर भी खरा उतरने का काम करेंगी। आप सभी जानते हैं, आप
ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार और भू कानून और मूल निवास संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित डिमरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिनेश चंद्र को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की और कहा कि मास्टर दिनेश चंद्र क्षेत्र के विकास के लिए सही उम्मीदवार है। साथ ही केदारनाथ के निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने भी उनका समर्थन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय दलों पर आरोप लगाए है कि वे चुनाव प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटरों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इन दलों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की। इसके अलावा मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर भी गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि ऋषिकेश में मेयर सीट आरक्षित करने के पीछे तानाशाही की गई है। वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि मास्टर दिनेश चंद्र 10,000 मतों के अंतर जीत हासिल करेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो मास्टर जी के समर्थन में है और मास्टर जी अगर कल के दिन जीत के आते हैं तो उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं कि उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए कि भाई आज की जो जरूरत है वो ऋषिकेश के लिए क्या है और उत्तराखंड के लिए क्या है। आज के तमाम बड़े मुद्दे थे। आज तो जिस प्रकार से रोस्टर को इन्होंने रोस्टर में छेड़ाखानी की है, भाई रोस्टर बदलाव की अगर शुरुआत 11 बेरों से होनी थी या तो देहरादून से होनी थी या हल्द्वानी से होनी थी। आपने ऋषिकेश में केवल इसलिए ये रोस्टर चेंज किया गया कि यहाँ के भाजपा के जो समर्पित कार्यकर्ता थे पार्टी के प्रति उनको साइड लाइन करने के लिए, उनको किनारा करने के लिए। दूसरी यहाँ पे जिस प्रकार से जो विधायक है, जो हमारे उत्तराखंड के मंत्री भी है, तो उनके जो कारनामे हैं हमने बेबाकी से आप मीडिया बंधुओं के सामने रखे। हमने एक एक चीज को गिनाया। उनका जो कहीं न कहीं से भर्ती घोटालों में उनका रोल रहा हो, विधानसभा भर्ती घोटाले में रहा हो, या अपने सुपुत्र के प्रति उनका जो लगाव था, जो उन्होंने एक इंजीनियरिंग करे हुए व्यक्ति को आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शहीद विपिन चंद्र पंत की वीरांगना पुष्पा पंत को एक सम्मान समारोह के दौरान शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने शहीद विपिन चंद्र पंत के साहस और बलिदान को याद करते हुए उनकी वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, नरेंद्र खुराना और सतीश सहित अन्य उपस्थित रहे। उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने बताया कि शहीद विपिन चंद्र पंत 20 कुमाऊं रेजिमेंट के थे और 1990 में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सीमा पार करते वीरता दिखाते शहीद हो गए थे। विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी वीरता को याद करते हुए पुष्पा देवी को सम्मानित किया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर भारत 360 पर।